हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पर अपनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नाम था यहाँ पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं उन्हें। अभी तक आपने क्या क्या डिस्कस किया है, देखिए अगर आप टर्म्स को समझते हैं तो आधा चैप्टर आप ऐसे ही समझ जाते हैं। ठीक है, आपको अगर शब्दों का मतलब पता है तो आप इजीली चैप्टर को समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, आपने बोला डीएनए, आपने बोला जीन, ठीक है। नेक्स्ट आपने बात की है यहाँ पर क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम्स के बारे में आपने बात की है, आपने बात की है एलील के बारे में, ठीक है। जीन और एलील में क्या डिफरेंस यहाँ पर है ये आपने जाना। नेक्स्ट आपने बात की है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जाइगस। फिर आपने बात की है यहाँ पर प्रभावी अप्रभावी गुण की, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आपने क्या क्या कुछ शब्दों को समझा, जैसे डीएनए क्या होता है, फिर आपने बोला जीन क्या होता है, फिर आपने बोला क्रोमोसोम क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है। जीन लोकस के बारे में भी आपने बात की है। जीन लोकस क्या होते हैं, जीन लोकस में एक शब्द हमारे पास आया है। जीन लोकस वो होते हैं क्रोमोसोम पर वो पोजीशन। तो ये जो सारे सारे शब्द हैं ये आपको समझने हैं। इसके अलावा आपने और बात की थी मोनोहाइब्रिड की। अब आपने बोला मोनोहाइब्रिड जिसे आप एक संकरण कहते हैं और डाइहाइब्रिड, ठीक है। मोनोहाइब्रिड की बात की है, डाइहाइब्रिड की बात की है आपने कहा। इसके अलावा आपने बोला क्रॉस। क्रॉस जब आप करा रहे थे आपने इस शब्द का मतलब समझा कि क्रॉस आप किस प्रकार से करा रहे हैं, ठीक है। फिर आपने F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का मतलब समझा आपने। चलिए इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। F1 जनरेशन किसे हम कहते हैं। इसी के साथ आपकी F2 जनरेशन भी आएगी, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा आपने समझा हैप्लॉइड किसे कहते हैं और डिप्लॉइड किसे कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये हैं डिप्लॉइड किसे कहते हैं। और आपने बोला F1 जनरेशन अगर हम कह रहे हैं तो आप किसे कहेंगे, क्रॉस अगर आप करा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होता है उसका। तो ये सारे ही शब्दों का मतलब अगर आप समझते हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, बहुविकल्पी प्रश्न हम देख रहे थे, जिसमें जो सबसे पहले स्टेटमेंट आई है वो मैंने आपको होमवर्क में दी थी, ठीक है। होमवर्क में दी थी क्योंकि इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन फॉलोइंग। जो मेंडल थे, अच्छा मेंडल कौन थे, आपसे क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल कौन थे। आपने कहा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता थे, क्योंकि जेनेटिक के बारे में हमने मेंडल नहीं बताया था। तो मेंडल के बारे में भी कुछ आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। हमने बोला था कि क्या थे, वो एक चर्च में रहते थे, ठीक है, पादरी थे। वहां पर क्या हुआ कि जो उनके क्या थे, गार्डन था, गार्डन में उन्होंने क्या बोए थे, मटर के पौधे बोए थे। तो मटर के पौधे जब उन्होंने देखे तो उन्होंने कहा बहुत सारी वेरिएशन उन्हें दिखाई दी थी। आपने बोला था 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने देखे थे, ठीक है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब ध्यान दीजिए 7 क्या थे, उन्होंने कैरेक्टर देखे थे। 7 क्या देखे थे, कैरेक्टर्स। और इन 7 कैरेक्टर्स के अगर हम ट्रेड कहें, अगर हम ट्रेड कहें तो इन्होंने बोला कि इन्होंने 14 ट्रेड देखे। तभी तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कह रहे हैं। आपने बोला टॉल के बदले उन्हें ड्वार्फ प्लांट दिखा, ठीक है। उन्होंने बोला कि येलो सीड के बदले उन्हें ग्रीन सीड भी दिखा था, राउंड सीड के बदले उन्हें रिंकल सीड दिखा था। इसी प्रकार से पॉड होते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, फ्लावर का कलर होता है, ये सारे क्या आए थे वहां पर, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आए थे। उन्होंने कहा था कि एक ही मटर के पौधे में, एक ही का मतलब क्या है,
देखिए सारे मटर के ही पौधे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी दूसरी चीज का पौधा है, आपने बोला सारे मटर के ही पौधे हैं, फिर भी इनमें इतनी वेरिएशन क्यों आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखा जाएगा कि दो अलग अलग ट्रेड को लेकर के अगर इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाए तो अगले जनरेशन में क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो तब तक हमें जीन के बारे में नहीं पता था, जीन को तब तक उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर बोला था, ठीक है। तो मेंडल ने बोला कि अभी तक हमें ये पता नहीं था, सिर्फ इतना था कि यहाँ पर कोई तो चीज ऐसी है जो ट्रांसफर हो रही है। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसी चीज थी कि जो यहाँ पर पेरेंट से, जो जनक से किसमें आ रही है, संतति में आ रही है, या फिर ऑफस्प्रिंग में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या था, मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था। तो अब आपसे ये पूछा जाता है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से हैं, ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से हैं और मेंडल ने क्यों पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। तो मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे किए थे और जब उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था तो उस टाइम पर उनके काम को अनदेखा कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मेंडल ने अपने वर्क में, अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का भी यूज किया था। तो माना गया उस टाइम पे कि जो बायो है, बायो में मैथमेटिक्स का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए उनके काम को नहीं देखा गया। तो जब उनकी डेथ हो गई थी मेंडल की, उसके बाद जब उनके वर्क को रीडिस्कवर किया गया तो पाया गया कि यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल सटीक जो लॉज दिए हैं। तो इसीलिए मेंडल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस पे किए थे। तो हम डे वन से जब भी मेंडल के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी हम यहाँ पर लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बोला किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे किया था, या एस्टेरेशिया कोलाई पे किया था, पाइसम सटाइवम पे किया था, ऑल ऑफ दीज। अब आपने बोला हमें तो ये पता था कि मटर के पौधे पे किया था, तो मटर के पौधा, यहाँ पे मटर का तो कोई नाम ही नहीं है, पी प्लांट का कोई नाम ही नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मटर के पौधे का साइंटिफिक नाम क्या था, पाइसम सटाइवम था, गार्डन पी, ठीक है, पाइसम सटाइवम है। तो पाइसम सटाइवम क्या है, मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रोसोफिला पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या आंसर होगा आपका, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड आता है, देखिए। अच्छा, तो आपको ये बोला गया है कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, टी एच मॉर्गन ने, ठीक है। टी एच मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्यों किया था ड्रोसोफिला पे, क्योंकि सेम ड्रोसोफिला में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे थे आपकी मेल कौन है, फीमेल कौन है, ठीक है। जब हम बात करेंगे लिंकेज की, क्रॉसिंग ओवर की, टी एच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे और तब हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ड्रोसोफिला में कौन कौन से वो कैरेक्टर थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया है विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हैं। तो आपने बोला डीएनए का वो कौन सा सेक्शन है जो कि प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पार्ट होगा, क्या बोला आपने, क्या हर बार हम क्या बोलते हैं, आपने बोला ये आपका क्या है, डीएनए का, डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब हमने बोला डीएनए का वो पोर्शन जिससे आरएनए बना और इस आरएनए से क्या बनी, प्रोटीन बनी, और यही प्रोटीन अब क्या है, किसी कैरेक्टर के लिए, किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। होता है या जो एलील होता है वो हमेशा एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों एलील, ठीक है, दोनों एलील। आपने बोला ए है या ए है या ए है, तीनों ही कंडीशन में जो दोनों एलील हैं वो सेम ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डिफरेंस क्या होगा इन तीनों में, आपने बोला जो ट्रेट है वो अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि आपने बोला यहाँ पर तो सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या यहाँ पर सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो अलग ट्रेट के लिए कहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पर। यानी कि अगर आपने बोला अगर होमोजाइगस कंडीशन है, अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो क्या होगा, सेम ट्रेट होगा, क्या होगा, सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है इतनी बात। और अगर यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो क्या होंगे ये,
डिफरेंट ट्रेड के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यही बात हमने की थी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को आप ऐसे ही तो पहचानते हैं कि यहाँ पर आपने बोला जो एलील होते हैं, ध्यान रखिए हमेशा जो भी एलील होंगे कैसा भी कॉम्बिनेशन आपका जीन पेयर का आएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, जीन पेयर की बात हो रही है, एक जीन पेयर की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग जीन पेयर के, सेम जीन पेयर में जितने भी एलील आपके पास आएंगे, आपके पास अलग अलग एलील आए हैं, जितने भी एलील आपके पास आते हैं सारे सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन डिफरेंट ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनका हमेशा ट्रेड भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जीन के बारे में और आपने क्या चीजें समझी, आपने बोला जीन क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं और उनमें क्या पाए जाते हैं, अलग अलग एलील पाए जाते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीन पाए जाते हैं। और आपने बोला जीन जिस स्थान पर पाए जा रहे हैं उसे आप क्या कहते हैं, जीन लोकस कहते हैं। क्लियर है इतनी बात कि जीन किसे कहते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी गई तो आपने कहा कि जीन क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट है, वो पार्ट है जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है कि उस सेक्शन को आप क्या कहेंगे, आंसर आपको ऑलरेडी पता है, उसे आप क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। चलिए, ऑप्शन में आपके पास है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम है, ट्रेट है और जीन है। अब आपको आंसर तो पता है कि आपका आंसर जीन है, तो आपने कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस कर ले, जैसे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम किस किस चीज से मिलकर के बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब आपने बोला क्रोमोसोम, तो आपका आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि आपसे पूछा गया है सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का पार्ट। आपने बोला कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में तो पूरा का पूरा डीएनए आपका आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ट्रेट नहीं होगा, जीन होगा। जी, अब आया है ट्रेट। आपने बोला कि ट्रेट क्या होता है, आपने बोला ट्रेट तो यहाँ पर क्या है, जो कैरेक्टर है, जो गुण है, उनके अलग अलग फॉर्म से अलग अलग रूप हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला यहाँ पर कि आपको शर्ट लेनी है या फिर आपको सूट लेना है, कोई भी आपने कपड़ा लेना है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एक टी शर्ट, आपको टी शर्ट लेनी है, तो एक टी शर्ट आपको लेनी है। अब उसमें अलग अलग कलर आप देख सकते हैं, आपको व्हाइट लेनी है, ब्लैक लेनी है, ठीक है, आपको पिंक लेनी है, रेड लेनी है, ये ट्रेट आ गए हैं आपके। ठीक है, मेन आपका कैरेक्टर क्या है, टी शर्ट आपकी कैरेक्टर है और उसके कलर आपके ट्रेट आते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर डीएनए के पार्ट को हम ट्रेट तो नहीं कहेंगे, हाँ डीएनए का जो पोर्शन है, डीएनए का वो सेगमेंट जिसे हम जीन कह रहे हैं, वो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला यहाँ पर जीन आपका आंसर है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो आपने बोला न्यूक्लियस क्या होता है, सेल है इस प्रकार से, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे आप कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, और इसी के अंदर आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आपने बोला कि हम डीएनए के सेगमेंट को हम न्यूक्लियस तो नहीं कहेंगे क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के सेगमेंट के नाम आपको बताने हैं। तो आपने एक और चीज समझी, तो ये आपको पता है कि न्यूक्लियस आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा जीन। एक और चीज हमने डिस्कस की थी, आपने बोला था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दो चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके आप क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके पास, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म को कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को कहते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को कहते हैं। तो आप अपना सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे। तो एक बार दोनों क्वेश्चंस को आप देखिए और अपने आंसर्स को टिक कीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। चलिए, अगली जो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, आपने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। आपको बताना है जेनेटिक वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन समझते हैं, विविधता, वैरायटी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो चीज होती है, वेरिएशन यानी कि आप कोई चीज आपके पास थी, अब उसमें चेंजेस आए हैं, वेरिएशन आई है। ठीक है, विभिन्नता आई है, अंतर आया है और आपके इससे आगे जो शब्द जोड़ा गया है दैट इज जेनेटिक, यानी कि आनुवांशिक जो विविधताएं हैं वो कौन सा एग्जाम्पल आपके पास आते हैं। आपने बोला वन पर्सन हैज अ स्कार बट हिज फ्रेंड डजंट। ठीक है, यानी कि किसी एक व्यक्ति
में व्यक्ति पे क्या था, एक स्कार था, लेकिन उसके दोस्त के पास नहीं है, क्या ये जेनेटिक वेरिएशन है? सेकंड कह रहा है वन पर्सन इज ओल्डर देन द अदर, एक जो व्यक्ति है वो दूसरे से कैसा है, बड़ा है, क्या ये जेनेटिक वेरिएशन है? तीसरा आप कह रहा है रीता ईट्स मीट बट हर सिस्टर गीता इज अ वेजिटेरियन, जो रीता और गीता है, दो बहनें हैं, तो रीता यहाँ पर क्या खाती है, नॉनवेज को खाती है, और जो गीता है यहाँ पर वो नॉनवेज नहीं खाती है, तो रीता खाएगी और गीता नहीं खाएगी, क्या ये जेनेटिक वेरिएशन है? आपने बोला टू चिल्ड्रंस हैव अ डिफरेंट आई कलर, दो बच्चे हैं और उनके पास जो आंखों का कलर है, आंखों का जो रंग है वो अलग अलग है। अब इनमें से स्टेटमेंट पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया है और आपको ये बताना है कि इनमें से जेनेटिक वेरिएशन क्या है। चलिए तो डिस्कस कर लें। यहाँ पर आपने देखा होगा जेनेटिक वेरिएशन इनमें से कौन सी है? आपने बोला जेनेटिक वेरिएशन वो है जो कि आप में कुछ चेंजेस ला रही है, ठीक है। अब चेंजेस ला रही है तो चेंजेस कैसे होंगे? आपने बोला जेनेटिक लेवल पे होंगे, ऐसे चेंजेस होंगे जो इंटरनल चेंजेस होंगे आपके पास, और ऐसे चेंजेस होंगे कि जो चेंजेस आगे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आपने बोला किसी एक व्यक्ति के पास यार स्कार है लेकिन किसी उसके फ्रेंड के पास नहीं है, तो आपने बोला ये जो चेंजेस है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है कि इंटरनली कोई चेंजेस हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है सबके पास क्या होगा, कार होगा। लेकिन आपने बोला वन फ्रेंड इज ओल्डर देन द अदर, कोई एक पर्सन है इज ओल्डर देन द अदर, की कोई एक व्यक्ति है वो दूसरे से क्या है, बड़ा है। आपने बोला ये तो क्या है, नॉर्मल सी चीजें हैं। आपने बोला ऐसा तो नहीं है कि ये जो सेम चीज है वो आगे भी ट्रांसफर होगी, कि वो जो व्यक्ति है जो बड़ा है और वो जो व्यक्ति जो छोटा है वो आगे वो चीजें सेम ट्रांसफर नहीं हो रही हैं। या फिर आपने बोला कोई वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है, ये भी ऐसा नहीं है कि इंटरनली कोई चेंजेस आपने आया होगा। लास्ट ऑप्शन आपको क्या बताता है, टू चिल्ड्रंस हैव डिफरेंट आई कलर, कि दो बच्चों के पास डिफरेंट आई कलर है। अब आपने जब भी हमने बात की है जीन्स की कि जीन्स कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, हमने आई कलर को भी वहां पर लिया है, ठीक है। हमने बोला है कि आई कलर यहाँ पर क्या है, अपने जो आई का कलर है उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब आई का कलर आगे भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने बोला था कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, हेरिडिटी बोला था आपने, या आपने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्या है इनहेरिटेंस? कैरेक्टर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास हो रहे हैं, वही आपका क्या है, इनहेरिटेंस है। और जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं वो इनहेरिटेड है। तो आपने क्या बोला, आपने बोला यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल है। अब आपने बोला जो मेल की आई कलर था, जो मेल में आई कलर था आपने बोला था ब्लैक, ठीक है, ब्लैक आई कलर। और जो फीमेल का आई कलर था आपने बोला ब्राउन आई कलर, ठीक है। अब जब यहाँ पर इनकी संतति आएगी, इनके ऑफस्प्रिंग आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ये बॉय है और इस बॉय का जो आई का कलर है आपने बोला ये है ब्राउन, आपने बोला ये गर्ल है, आपने बोला ये गर्ल है और इसकी आई का कलर है वो है ब्लैक, ठीक है। अब हुआ क्या देखिए, आपने बोला कि जो आंखों का कलर है, दोनों जो यहाँ पर बच्चे हैं उनके आंखों का जो कलर है उसके कलर इन्हें कहाँ से मिला है, इनके पेरेंट्स से मिला है। आपने बोला कि जो बॉय है उसके आई का कलर क्या है, फीमेल, यानी कि उसकी मदर से उसे मिला है। जो गर्ल की आई का कलर है उसके फादर से उसे मिला है, ठीक है, इन्हीं से इन्हें मिला है। तो ये कैरेक्टर आगे भी पास हो रहे हैं। आपने बोला कि यहाँ पर जो दो अलग अलग चिल्ड्रन है उनके आंखों का कलर अलग अलग है, और ये जो कैरेक्टर है आगे भी क्या हो रहा है, आगे भी पास होता होता है। तो इसे आप क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। जेनेटिक वेरिएशन कैसे आई है, आपने बोला यहाँ पर देखिए, अगर हम दो कैरेक्टर को लेके चले तो आपको जेनेटिक वेरिएशन का पता चलेगा। कैसे, देखिए अभी तक आपने सिर्फ ये समझा कि आई का कलर आगे भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर आप दो कैरेक्टर को लेकर के चलेंगे, आपने बोला यह है फादर विद ब्लैक आई एंड ब्राउन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पिता है उसमें क्या है, आंखों का जो रंग है
काला है और बालों का रंग कैसा है, भूरा है। ठीक है, अब जो मदर है वो ब्राउन आई एंड ब्लैक कलर, ब्लैक हेयर। जो मदर है उनमें जो आंखों का कलर है वो भूरा है और बालों का रंग कैसा है, काला है। अब इनकी संतति जब होती है तो उनमें जो आपको क्या मिलेगी, उनमें जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा उसमें आपसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है। वेरिएशन आप समझेंगे कि वेरिएशन कैसे आता है या नए कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। तो आपने बोला कि जो फादर थे उनकी क्या थी, आंखें ब्लैक थी और मदर की जो आंखें हैं वो कैसी हैं, ब्राउन है। लेकिन फादर के जो बाल हैं वो ब्राउन है यहाँ पर और मदर के जो बाल हैं वो ब्लैक हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा कि यहाँ पर मदर की आई कैसी होती है, ब्राउन होती है और फादर की हेयर ब्राउन होते हैं, या फादर के क्या है आई ब्लैक है और मदर के यहाँ पे हेयर ब्लैक है। ये जिस एग्जाम्पल लिया गया है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये बताइए कि नए कॉम्बिनेशन आपको कैसे मिलते हैं। तो नए कॉम्बिनेशन जो आपको मिले, आपने बोला यहाँ पर आपको ठीक है। अब आपने बोला जो बॉय था, बॉय में जो आई कलर था, जो आई का कलर था, आपने बोला आई का कलर कैसा आया है, ब्राउन आया है। चलिए हम सिर्फ दो एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ दो एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। आपने बोला जो बॉय था उसमें आई का जो कलर है, आंखों का जो कलर है वो कैसा है, ब्राउन है और उसमें हेयर का जो कलर है वो भी कैसा आ गया है, ब्राउन आ गया है। ठीक है, फिर आपने बोला जो गर्ल है, गर्ल में जो आई का कलर था वो कैसा है, आपने बोला ब्लैक। आई का कलर कैसा है, ब्लैक है। और आपने बोला कि यहाँ पर जो हेयर कलर है, हेयर कलर भी ब्लैक आ गया है, ब्लैक आ गया है। अब नया कॉम्बिनेशन आपको मिला, मिला है। क्योंकि आपने बोला कि जब आपने बात की थी आई कलर तो आपने बोला जो ब्लैक आई है, जो पिता की काली आंखें थी तो उनके बाल कैसे थे, ब्राउन थे। लेकिन जब आपने नीचे देखा तो आपने बोला जो उनकी संतति है उनमें आई कलर भी ब्राउन है और हेयर कलर भी ब्राउन आ गया है, नया कॉम्बिनेशन आ गया है। जहां आपने बोला मदर के ब्राउन आईज के साथ जो हेयर कलर था वो कैसा था, आपने बोला ब्लैक था। आपने बोला यहाँ पर आई कलर और हेयर कलर दोनों ब्लैक आ गए हैं। ये तो आपके पास दो संतति आई है। इसके अलावा दो और आ सकती हैं, उनमें सेम आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है कि ब्लैक आई के साथ ब्राउन हेयर या फिर ब्राउन आई के साथ ब्लैक हेयर। तो आपको यही बताइए कि नई वेरिएशन आती है, कैसी वेरिएशन आती है, जैसे कि आपने बोला आंखों का जो कलर है यहाँ पर क्योंकि आगे भी ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए से क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात कि कैसे जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट होते हैं और उनके द्वारा ही आपको क्या मिलती है, वेरिएशन। इसीलिए आपने पढ़ा था, जब आपने लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों पढ़े तो आपने क्या पढ़ा कि जो लैंगिक जनन है उसमें विविधता आती है, वेरिएशन आती है, ऐसे ही वेरिएशन आती है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, आपने बोला इन पी अ प्योर टॉल इज in P a pure tall is crossed with a pure short plant that is small t, small t क्या होगा, ये होगा small t, small t। The ratio of pure tall plant to pure short plant in the F2 generation is, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताना है। ठीक है, एक बार आप लोग खुद करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, वैसे तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन में है 1:3 या 3:1 या 1:1 या फिर 2:1, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन टिक करने हैं। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप लोग सॉल्व करेंगे जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार आप कीजिए, क्रॉस कराइए F1 और F2 जनरेशन दोनों यहाँ पर बताइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन जो आपका है ये आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि आप इसे क्या करेंगे, इस क्रॉस को करेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है, Human have two different sex chromosome X and Y. Based on Mendel's law, a male offspring will inherit which combination of chromosomes? अब आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं उनमें क्या होते हैं, दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, X और Y होते हैं, और मेंडल के जो लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो यहाँ पर मेल ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें कौन सा क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा क्रोमोसोम्स का। ठीक है, ऑप्शन है बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, सेकेंड है बोथ द वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन ऑफ द इट्स पेरेंट्स, सेकेंड है अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, और लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ा बनाई गई है। चलिए, तो आपने क्या कर लिया होगा, जो ऑप्शन अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट करना है और चारों ऑप्शन आपको अच्छे से यहाँ पर लिखने हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्यों ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कीजिए, आंसर को भी नोट कीजिए और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग तैयार रखिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम और जो क्वेश्चन है उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।